नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारी इस लेसन की 13th वीडियो है और हम आ गए हैं हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पिछली बार हमने पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 108 और इसमें आ गए हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पर। देखिए हम इस टॉपिक पर हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इंसानों में कैसे होता है? हमारे अंदर तो होता है ब्लड के जरिए। हम पानी पीते हैं, पानी पेट में जाता है, वहां से ब्लड में जाता है और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स में कैसे होता है? जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, प्लांट्स में जाइलम टिश्यू होता है और जाइलम टिश्यू के जरिए वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो भी रॉ मटेरियल है वो जाइलम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि वाटर है या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं। तो पढ़ते हैं इसको। इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। कि प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू होता है और जाइलम टिश्यू भी किस किस का? रूट्स का, स्टेम्स का और लीव्स का। जाइलम टिश्यू रूट्स का, स्टेम का और लीव्स का। ये जाइलम टिश्यू इंटरकनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है? मिट्टी में से पानी, यानी सोयल में से वाटर कहां जाता है? रूट्स में, रूट के जाइलम में, रूट के जाइलम से जाता है स्टेम्स में और स्टेम्स से जाता है लीव्स में। ठीक है, लीव्स में क्यों जाता है पानी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए लीव्स को, तो इसीलिए वहां जाता है। तो क्या है कि रूट्स का, स्टेम का और लीव्स का जाइलम टिश्यू इंटरकनेक्टेड होता है ताकि वो वाटर को कनेक्ट कर सके, कंडक्ट कर सके या ट्रांसपोर्ट कर सके। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने 9th क्लास में एक चैप्टर है टिश्यू नाम से, इसमें सभी प्रकार के टिश्यूज हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है वो कई टाइप का होता है। इसमें कुछ सब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जाइलम में क्या क्या होता है? ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। अगर हम फ्लोएम की बात करें, वैसे फ्लोएम अगला टॉपिक है, फिर भी चलो बात करते हैं। फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा इनका वर्क पढ़ेंगे कि जाइलम में से वाटर कैसे जाएगा और फ्लोएम में से फूड कैसे जाएगा। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जाइलम टिश्यू क्या करता है? रूट्स का, स्टेम का और लीव का एक कनेक्शन बना रहा है ऐसे, ताकि उसके बीचों बीच वाटर मूव कर सके, एक रास्ता बनाता है। एट द रूट्स, सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोयल एक्टिवली टेक अप आयंस। ठीक है, रूट्स में क्या होता है? रूट्स की वो सेल्स जो सोइल से कनेक्ट में होती हैं, वो सोइल में से कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कैसे? इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, प्लांट का डायग्राम। देखिए, कुछ ऐसा प्लांट होता है, ये एक फेमस डायग्राम है प्लांट्स का।
बचपन से ही ऐसा ये डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये रूट्स है नीचे, ठीक है। तो रूट की जो सेल्स होती है, मान लो मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं कि मान लो ये ऐसे सेल्स हैं रूट्स की, ये ऐसे रूट है और ये इसकी सेल्स हैं ऐसे, मान लो ऐसे रूट्स की सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही एक नोट भी बना दिया ऐसे मैंने। तो सोइल में से क्या करते हैं, आयंस जो हैं वो सोइल्स में से रूट की सेल में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर ज्यादा आयन हो जाते हैं मिट्टी कंपैरिजन में, क्योंकि मिट्टी में से आयन एब्जॉर्ब कर लेती है रूट की सेल्स, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सोइल। इसकी वजह से क्या होता है, आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, किस किस के बीच में, रूट के बीच में और सोइल के बीच में। क्या होता है, सोइल में से आयंस रूट के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से रूट के अंदर आयन ज्यादा हो जाते हैं, सोइल के अंदर कम रह जाते हैं। यानी रूट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है एज कंपेयर टू द नेबर सोइल, कि आसपास जो सोइल है उसमें आयंस कंसंट्रेशन कम रह जाती है, रूट की सेल में आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इससे होता क्या है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होता है, देखो रूट की सेल्स में ज्यादा आयंस है, मिट्टी में कम आयंस है, इसका इफेक्ट पड़ता है वाटर पर, और क्या होता है, वाटर सोइल में से रूट सेल में मूव कर जाता है, यानी वाटर सोइल में से रूट्स में मूव कर जाता है। देखिए रूट की सेल्स क्या करती है, पहले मिट्टी में से आयन एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका फर्क क्या पड़ता है, रूट सेल्स में आयन ज्यादा हो जाते हैं, मिट्टी में आयन्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सोइल के अंदर मूव कर रूट सेल के अंदर मूव कर जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओस्मोसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को ओस्मोसिस भी कहते हैं। 9th क्लास में भी आप पढ़कर आए हो और 10th में भी कहीं ना कहीं थोड़ा जिक्र हो जाएगा, तो चलो अभी भी मैं बता देता हूं ओस्मोसिस क्या होती है। ओस्मोसिस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आया नहीं समझ में, दोबारा ओस्मोसिस क्या होती है, मेरे पास बोर्ड छोटा है वरना एकदम मैं लिख भी देता। ओस्मोसिस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration of solute to high concentration of solute। अब भी नहीं समझ में आया, एक और डेफिनेशन होती है ओस्मोसिस की, द मूवमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane। अभी नहीं समझ में आया, देखिए यहां पर सोइल में क्या है, आयंस कम रह गए और रूट में आयंस क्या है, ज्यादा हो गए, ठीक है। आयंस यहां पर क्या है, सोल्यूट है, एक तरह से सोल्यूट, और यहां पर सोल्यूट कम है, यहां पर सोल्यूट ज्यादा है, और पानी क्या है, सोलवेंट, तो यहां पानी ज्यादा है, वाटर सोलवेंट यहां ज्यादा है, और जड़ों के जो सेल्स हैं उनके अंदर पानी कम है, यानी यहां सोलवेंट कम है। सो सोलवेंट क्या करता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। ओस्मोसिस क्या है, सोलवेंट की मूवमेंट होती है, जहां पर सोलवेंट ज्यादा है वहां से चलकर जहां पर सोलवेंट कम होता है वहां चला जाता है। तो मिट्टी में पानी ज्यादा है, रूट सेल में कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ पानी मूव कर जाता है, इसको ओस्मोसिस कहते हैं। काफी अच्छी प्रोसेस है, 11th क्लास में भी आप पढ़ोगे ओस्मोसिस, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आ जाती है, बायोलॉजी में आ जाती है, 12th क्लास में आ जाती है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो अच्छी प्रोसेस है, इसको समझ लीजिए। 2 डेफिनेशन है, ठीक है।
इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक बार और बोलता हूं। एक तो डेफिनेशन ये है, ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ solvent particles from lower concentration of solute to higher concentration of solute। या फिर दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये थोड़ी सी आसान है। द मूवमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है यहाँ पर? जो ये प्लांट सेल है ना, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ठीक है, उसको बताता है। खैर, जितना भी समझ में आया है आगे फिर हम समझाऊंगा, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ? सबसे पहले क्या था, सोइल्स के अंदर से आयंस रूट की सेल्स के अंदर चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोइल के अंदर से वाटर रूट के अंदर मूव कर गया। तो यानी क्या हुआ, प्लांट के अंदर वाटर एंटर कर चुका है। इस तरह प्लांट वाटर को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, फिर क्या होगा, दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। कहता है कि इसका अर्थ है कि जाइलम, जो रूट का जाइलम है उसके अंदर पानी मूव कर जाएगा और फिर वहां से क्या होगी, पानी की एक कॉलम बन जाएगी। क्या होगी, इधर समझाता हूं, चलो मैं, पानी की कॉलम बन जाएगा। मतलब ऐसे जैसे कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, स्ट्रो डाल के पीते हैं, ऐसे पाइप सा होता है, ऐसे डाल के पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये एक कॉलम है मान लो ऐसे, मतलब एक रास्ता बन जाता है कि रूट्स के अंदर, ये मान लो रूट्स है, तो यहां से पानी एंटर करे रूट के अंदर से वो ऐसे जाएगा, स्टेम के थ्रू जाता हुआ कहां चला जाएगा, लीफ में चला जाएगा, पत्तों में। तो क्या कहता है कि इस तरह से वाटर का कॉलम बन जाता है, ठीक है, एक रास्ता बन जाता है, सुरंग बन जाती है पानी की, ऐसे पानी मूव करता रहता है। पानी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। प्लांट क्या है, ऊपर की तरफ होता है, बड़ा होता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to अच्छा चलो, इसको ये क्या है, एक प्रेशर बन गया। अभी आगे बढ़ने से पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो, रूट्स में से पानी जा रहा है ऐसे, ठीक है, और वो पानी ऊपर जा रहा है। ऐसे समझो कि यहाँ पर कुछ अगर पानी है, मान लो अगर मैं उसको ऐसे धक्का दूंगा ऐसे, तो ऊपर वाला पानी और ऊपर जाएगा, नीचे से वो डालते रहेंगे, ऊपर वाला ऊपर चला जाता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, रूट एक प्रेशर लगा रही है पानी में और उस पानी को ऊपर धकेलती है। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, रूट प्रेशर। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है रूट प्रेशर है कि रूट्स के अंदर पानी आया और वो पानी को फिर रूट्स धक्का दे करके ऊपर की ओर धकेलते हैं, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, रूट प्रेशर। However, this pressure, यानी रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants। कहता है कि ये रूट प्रेशर अभी उतना मजबूत नहीं होता। बड़े लंबे लंबे प्लांट होते हैं, जैसे सफेदा हमने बात की थी यूकेलिप्टस की, है ना। कोई मान लो 100 फुट ऊंचा प्लांट है, तो उसकी सबसे ऊपर जाकर के एक पत्ता लग रहा है यहां पर। अब इसको भी पानी चाहिए, इसको भी वाटर चाहिए, लेकिन उस तक वाटर पहुंचाने के लिए रूट प्रेशर क्या है, बहुत कमजोर है, इतना पावरफुल नहीं है कि बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सके, मतलब थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे पहुंचाएगा। तो वो रूट प्रेशर क्या है, उतना ज्यादा कारगर नहीं है कि ये लंबे लंबे प्लांट के ऊंचाई तक, लंबाई तक भी पानी को पहुंचा सके, उतना मजबूत नहीं है ये। ठीक है, तो उसके लिए एक उसके लिए क्या है, एक और मैकेनिज्म होता है, एक और रास्ता होता है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या, देखो अब तक रूट प्रेशर पढ़ा हमने, लेकिन दूसरी बात हमने पढ़ी कि रूट प्रेशर भी उतना सफिशिएंट नहीं है पूरे शरीर में, प्लांट के पूरे बॉडी में पानी पहुंचाने के लिए। तो एक और रास्ता और होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, उसको समझाने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.8। ठीक है, इसको पढ़ते हैं।
एक्टिविटी 6.8 इसको तेज तेज भी साफ नहीं कर सकते कि कहीं ये कपड़ा ना फट जाए, इसको थोड़ा प्रेम के साथ साफ करना पड़ता है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था पिछली वीडियो में, मतलब मैसेज नहीं कमेंट आया था, उसका नाम अंकित है और वो शायद बिहार से है कि आप बोर्ड ले लीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा किसको कि मैं बोर्ड लूंगा, कब लूंगा ये मुझे नहीं पता, पर कोशिश है मेरी कि मैं बोर्ड ले लूं ताकि बोर्ड पर पढ़ाया जा सके, तो जो मैं जरूर लूंगा। तो अब आती है एक्टिविटी 6.8। देखो नाम क्या होता है, 6 का मतलब है 6th लेसन चल रहा है अपना, 8 का मतलब है 8वीं एक्टिविटी है इस लेसन की है। तो एक्टिविटी 6.8 इसको पढ़ते हैं। टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सोइल। 2 पॉट ले लीजिए, पॉट मतलब गमले, तो 2 गमले ले लीजिए। इस तरह से आप 2 सेम साइज के गमले ले लीजिए। ठीक है, 2 पॉट ले लीजिए, 2 गमले ले लीजिए, दोनों में सेम अमाउंट में सॉइल होनी चाहिए। तो दोनों में हमने मिट्टी डाल दी, सेम मिट्टी, एक ही टाइप की मिट्टी और एक ही बराबर। ठीक है, नाम लिख देता हूं चलो मैं इसका, मान लो ये ए पॉट है और ये बी पॉट है। फिर क्या कीजिए, 1 शुड हैव अ प्लांट इन इट। एक में तो क्या कीजिए, प्लांट लगा दीजिए। तो इसमें मान लो हमने लगा दिया एक प्लांट। एक में प्लांट लगा दिया, कोई भी प्लांट लगा लीजिए। प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पोट। दूसरे पोट में क्या कीजिए, इतनी ही हाइट का एक डंडा लगा लीजिए, प्लांट नहीं, एक लकड़ी का डंडा लगा लीजिए। तो हमने इसमें एक डंडा लगा दिया। ठीक है, इसमें एक स्टिक लगा दीजिए। कवर द सॉइल इन बोथ पोट्स विद अ प्लास्टिक शीट so that moisture cannot escape by evaporation। तो कहता है, देखो एक वर्ड आया evaporation। evaporation का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी कि जब मान लो पानी है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड है, या मान लो पानी है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, ऐसे वेपर बनकर उड़ जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो क्या कहता है कि दोनों प्लांट की जो यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर गमले की, इसके ऊपर एक कोई प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे यह है कि इवेपोरेशन की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से जो पानी है मिट्टी के अंदर वो बाहर ना उड़ पाए, उसको वही दबा के रखे वो। ठीक है, तो क्या कीजिए, क्योंकि दोनों के प्लांट की सॉइल के ऊपर ऐसे, मान लो ये सॉइल है तो इसके ऊपर क्या कीजिए, प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए ऐसे। ऐसे प्लांट निकला रहना चाहिए, लेकिन उसके आसपास अगल बगल में एक प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए।
उसी तरह इस तरफ भी एक प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए ऐसे। कहां पर बिछानी है? मिट्टी के ऊपर। जैसे मान लो ये प्लांट लग रहा है ऐसे, तो इसकी यहाँ पर एक पॉलीथीन की शीट या प्लास्टिक की शीट बिछा दीजिए। जिससे क्या होगा, पानी की जो नमी है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ पाएगी, प्लास्टिक शीट उसको वहीं रोक लेगी, ताकि इवेपोरेशन ना हो पाए। ठीक है, तो इसी का क्यों किया हमने ऐसा, ताकि इवेपोरेशन ना हो पाए। फिर क्या करना है, कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट्स। तो तब दोनों प्लांट को क्या कीजिए, कवर कर दीजिए प्लास्टिक शीट से ऐसे। ठीक है, तो दोनों प्लांट को हम कवर कर देते हैं। मान लो जैसे मिट्टी में रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे धरती है नीचे, ठीक है, तो इन दोनों को कवर कर दीजिए। इस तरह से दोनों प्लांट को कवर कर दीजिए। एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। और अब इनको चमकदार धूप में, यानी इनको सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे के लिए। हाफ आवर, आधे घंटे के लिए अब इनको सूर्य के प्रकाश में धूप में रख दीजिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश रख दिया। फिर क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस। तो आधे घंटे बाद क्या आप दोनों में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे? इस एक्सपेरिमेंट को हम स्कूल में करके देख सकते हैं, है ना, अगर आपके पास ये प्लांट वगैरह और शीट वगैरह हो तो। ठीक है, ये प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं, कांच की शीट भी ले सकते हैं, ना, कांच का एक ढक्कन टाइप हो, कोई ऐसे बेल जार टाइप। तो आधे घंटे बाद आप क्या देखते हो, आधे घंटे बाद आप देखोगे कि ये जो ए प्लांट है, ठीक है, इसकी जो प्लास्टिक की शीट है, यहां पर आपको क्या मिलेगी, मैं रेड से दिखा रहा हूं, यहां पर अब क्या मिलेगी, ऐसे इस तरह से यहां पर क्या मिलेगी आपको, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आधे घंटे बाद आप देखोगे कि ये जो आपने प्लास्टिक शीट लगा रखी है, इसके अंदर छोटी छोटी भाप की बूंदे, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदे इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन इसमें देखोगे आप, इसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं, कोई भाप वगैरह नहीं। अगर होगी तो बस इतनी बहुत जरा सी कोई होगी, एक आध होगी बस, वो भी ना के बराबर। वो इसमें वाटर ड्रॉपलेट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें वाटर ड्रॉपलेट आपको देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस है। अब बात आती है कि ये डिफरेंस क्यों हुआ, ऐसा क्या है कि इसमें वाटर, ये वाटर आया कहां से, है ना, क्योंकि देखो क्या, इस मिट्टी को हमने प्लास्टिक शीट से ढक रखा, इस मिट्टी को प्लास्टिक शीट से ढक रखा। अब मिट्टी का पानी तो बाहर आने से गया, है ना, मिट्टी में जो नमी है वो तो बाहर आने से गई, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक शीट लग रही है। ऊपर इधर डंडा है, इधर प्लांट है, तो प्लांट की वजह से पानी ऊपर कहां से आ गया। तो ये क्यों हुआ, ये पानी कहां से आया, ये पानी आया ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से। कहां से आया, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, TRANS, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है, इसके अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट्स किस वजह से आई, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होती है, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट की जो लीफ होती है, जो ये पत्ते हैं, पत्ते प्लांट के जो पत्ते हैं, ठीक है, मान लो ये प्लांट का इस पत्ता है, तो इसके नीचे जो क्या होते हैं, स्टोमेटा, क्या होते हैं, स्टोमेटा, छेद होते हैं। ठीक है, उन स्टोमेटा में से पानी जो है भाप के रूप में लॉस होता है, पानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है ऐसे। ठीक है, प्लांट के पत्तों में उनके नीचे की तरफ काफी सारे होल्स होते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा में से पानी जो है वो भाप के रूप में, है ना, भाप के रूप में, यानी वेपर के फॉर्म में ऐसे हवा में उड़ जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब इसमें पानी बाहर तो निकल गया, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या लगा था, प्लास्टिक शीट लगी थी,
तो वो पानी जो भाप के रूप में निकला है वो बाहर नहीं निकल नहीं पाया और वो भाप यहीं फंस कर रह गई। और भाप यहीं फंस कर रहेगी तो थोड़ी देर बाद भाप जो है कूल होकर, ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई और यहाँ पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन गई जिनको हमने नाम दिया वाटर ड्रॉपलेट्स। ऐसा किस वजह से हुआ? ट्रांसपीरेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लांट ही नहीं है, लीफ नहीं है, खाली लकड़ी का डंडा लग रहा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसपीरेशन नहीं हुई, यहाँ पर पानी भाप के रूप में नहीं आया, इसी वजह से यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं तथा इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा in the form of vapors is known as transpiration। ठीक है, ये प्लांट के पत्तों में से पानी का भाप के रूप में बाहर निकलना, इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखो प्लांट के अंदर पत्तों में कभी हमें पानी निकलता हुआ दिखता नहीं, क्योंकि वो भाप है, गैस, हमें दिखती नहीं वो। ठीक है, ये दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का वो हिस्सा जो हवा में है, ठीक है, वहां से पानी का भाप के रूप में निकलना, इस प्रोसेस को भी ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो रूट्स में से, ऐसे प्लांट की रूट्स थी यहाँ पर, ठीक है, अंदर, तो रूट्स में से क्या है, मिट्टी में से पानी रूट्स में गया, जाइलम टिश्यू से होता हुआ लीफ में गया, और लीफ में से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा वो वाटर की वेपर की फॉर्म में लूज हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस सीखी। आया समझ में? अब इस ट्रांसपीरेशन का फायदा क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का फायदा क्या है? ये ऐसे है जैसे कोई स्ट्रो से जब कोल्ड ड्रिंक पीता है कोई, तो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है, वो नीचे से खींचता रहता है, ऊपर से पीता रहता है, नीचे से खींचता रहता है। ठीक है, तो क्या एक सक्शन क्रिएट करता है, वो सक करता है, सक खींचता है। तो यहाँ पर वैसा ही होता है, क्या होता है यहाँ पर? सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन यानी कि खिंचाव, यानी कि पत्तों में से पानी बाहर निकलता है, ऐसे पानी बाहर निकलता है। ठीक है, नीचे से वो खींचता रहता है पानी को, ऊपर से निकलता रहता है, नीचे से खींचता रहता है, ऊपर से निकलता रहता है, नीचे से खींचता रहता है, ऊपर से निकलता रहता है। तो क्या है? ट्रांसपीरेशन एक सक्शन क्रिएट करती है। कहते हैं जैसे कि पैसे खर्च करते रहो तब नहीं आते रहेंगे, खर्च करोगे नहीं आते रहेंगे, वो वाली बात, मतलब उड़ाने नहीं पैसे। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है? एक सक्शन क्रिएट करता है, सक्शन। ठीक है, क्या करता है? एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से भी क्या है, वो पानी को मिट्टी में से खींचता है। तो पानी को प्लांट के ऊपर कौन चढ़ा रहा है? दो चीजें चढ़ा रही है। एक तो क्या? रूट प्रेशर। वो रूट प्रेशर कहां से लग रहा है? नीचे से जोर लगा रहा है। और एक है ट्रांसपीरेशन, ये ऊपर से खींच रहा है। रूट प्रेशर नीचे से धक्का दे रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल ऊपर से खींच रहा है। ठीक है, ये क्या है? इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल या ट्रांसपीरेशनल पुल। तो अब क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में दो प्रोसेस हमने पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो रूट प्रेशर नीचे से पानी को ऐसे धक्का दे रहा है, ये कम पावरफुल है। दूसरी प्रोसेस है पानी ऊपर से खींच रहा है, ट्रांसपीरेशनल पुल, ये ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए लंबे जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, रूट प्रेशर से भी पानी आ रहा है और उसमें वो ऊपर से खींचते रहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल के हेल्प से। तो इस तरह प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। आया समझ में? अब आगे पढ़ते हैं, यही बात अब समझाई हुई है सारी। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। कहता है कि अगर प्लांट को पूरा पानी मिल रहा है मिट्टी में से, तो जितना पानी वो ऊपर से ट्रांसपीरेशन में उड़ाता रहता है, ठीक है, जितना पानी वो ऊपर ट्रांसपीरेशन में उड़ाता रहता है,
उतना ही पानी को नीचे से लेता रहता है। ठीक है, कि जितना पानी यहाँ से ऐसा नहीं होता कि प्लांट का सारा पानी ट्रांसपीरेशन में उड़ जाता है, नहीं, वो जितना पानी ऊपर से निकालता है नीचे से उतना खींच लेता है, निकालता है नीचे से खींच लेता है। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. वही बात लिखी है कि वास्तव में क्या होता है, इवेपोरेशन होती है वाटर की, मतलब पानी भाप बन के निकल रहा है पानी। ठीक है, इससे क्या होता है, एक सक्शन पैदा होता है, एक खिंचाव पैदा होता है, जिसकी हेल्प से क्या है, रूट में से वो पानी और ज्यादा ऊपर वो खींचता है। कौन? प्लांट। द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration। यहाँ transpiration की डेफिनेशन दे दी कि वाटर का लॉस एरियल पार्ट में से, एरियल पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जो हवा में है, हवा में से एरियल पार्ट में से वाटर का लॉस होना वेपर की फॉर्म में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अच्छा, ये रेड वाला स्केच थोड़ा वो है ना, ये तो फीका हो गया, ब्लू वाला फिर भी चल रहा है, रेड वाला तो देखो फीका हो गया। हाँ, जल्दी ही मैं मार्कर ले आऊंगा, कोशिश करूंगा आज, अगर आज 90% मैं मार्केट में जाऊंगा और ब्लैक मार्कर और इंक की शीशी ले आऊंगा, उससे थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएगा। फिर और कलर का भी ले आऊंगा कभी। धीरे धीरे कोशिश करते हैं अपनी क्लास को उत्कृष्ट बनाने की। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves। कि इस तरह से ट्रांसपिरेशन क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर को ऊपर खींचने में हेल्प करता है। ठीक है, अब वाटर के साथ साथ वाटर ही नहीं आता, वाटर के साथ साथ क्या है, मिट्टी में कौन कौन होते हैं, मिनरल वगैरह भी होते हैं। ठीक है, मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, या आप बोलो तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स वगैरह या प्लांट के मिनरल वगैरह, खाद वगैरह, वो पानी में घुले होते हैं। तो जब पानी अंदर जाता है रूट्स के, तो पानी के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। तो जब पानी ऊपर पत्तों तक पहुंचता है, उसमें घुले हुए न्यूट्रिएंट्स भी पत्तों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ को पानी भी मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों, आम के आम गुठलियों के दाम, एक तीर दो शिकार। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि जब पानी भाप के रूप में लॉस होता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है, प्लांट को ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए जब दिन में ज्यादा गर्मी होती है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, ताकि प्लांट को कूलिंग हो सके। तो ट्रांसपिरेशन क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है या कूलिंग इफेक्ट करती है, कूलिंग करती है प्लांट के लिए। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। कहता है रूट प्रेशर जो है वो रात में ज्यादा एक्टिव होता है। रूट प्रेशर क्या है, रात में एक्टिव होता है। ऐसा क्यों, देखिए कहते जो रूट प्रेशर हम पढ़ रहे थे अभी अभी, रूट प्रेशर ये क्या है, रात में एक्टिव होता है, नाइट पर क्या है, ज्यादा इसका महत्व होता है। क्यों, क्योंकि रात में क्या है, ट्रांसपीरेशन बंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, ट्रांसपीरेशन दिन में होती है, ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन जो है वो डे में, दिन में ज्यादा महत्व रखती है, दिन में ज्यादा एक्टिव होती है, रात में कम होती है। और रूट प्रेशर, अब रात में कौन है, ट्रांसपीरेशन तो है नहीं, तो है कौन,
रूट प्रेशर लिया, तो रात में रूट प्रेशर का ज्यादा महत्व होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन बंद हो जाती है, तो जितना वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट प्रेशर की हेल्प से होता है। लेकिन दिन में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, तो इसलिए दिन में रूट प्रेशर तो होता ही है, लेकिन दिन में ज्यादा वैल्यू ट्रांसपिरेशन की होती है क्योंकि रूट प्रेशर धीरे धीरे करता है, उससे ज्यादा काम ट्रांसपिरेशन कर जाती है। लेकिन रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होती, तो रात में फिर रूट प्रेशर ही रह जाता है। ठीक है। During the day, when the stomata are open, the transpiration pool becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. वही कहता है कि दिन में क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है, दिन में ट्रांसपिरेशन होती है, इसलिए दिन में जो वाटर है वो ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रांसपिरेशन पूल करता है। लेकिन रात में ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत कम, तो रात में जो है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वो रूट प्रेशर ही करता है। ठीक है। अब दिन में क्यों होती है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि दिन में स्टोमेटा खुलता है। दिन में स्टोमेटा क्यों खुलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में होती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है, वो दिन में बनाता है क्योंकि दिन में तो सनलाइट होती है। अब दिन में जब प्लांट अपना फूड बनाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा खोलता है, तो जब स्टोमेटा खुलता है तो ट्रांसपिरेशन भी हो जाती है। ध्यान रखना, जब स्टोमेटा खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, प्लस में वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब रात में क्या है, सनलाइट नहीं होती, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए रात में स्टोमेटा नहीं खुलता, इसलिए रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होती। तो आया समझ में। आज हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, टॉपिक का नाम मैंने मिटा दिया। आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कहां था है 108 पेज पर है, एनसीईआरटी के 108 और 109 पेज पर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमने देखा जाइलम टिश्यू के अंदर से होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में दो फोर्स हैं, एक तो है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपिरेशनल पुल। आया समझ में। तो अब हमने कहां तक पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया। तो यहां से शुरू हुए थे 108 पेज पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एक्टिविटी 6.1 में पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये डायग्राम दिखा रखा है प्लांट का ट्रांसपिरेशन के लिए, सिंपल सा। यहाँ पर पहुंच गए हम। अब अगला हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो फूड वगैरह कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम टिश्यू से। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आपको यहां तक आपने ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना है। ठीक है, और मेरी तबीयत थोड़ी काफी दिनों से खराब चल रही है, लेकिन जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा तो फिर हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी क्लास को चलाएंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।